एनसी का फर्स्ट चैप्टर, और चैप्टर का नाम क्या है हमारा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अब इस बार मैं लेकर आया हूँ एट्रीब्यूट्स, जी हाँ, करेक्टरिस्टिक्स। अकाउंटेंसी के करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिससे आप अकाउंटेंसी के बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला वाला पॉइंट क्या कहता है, आप वाले पढ़ना है, कहता करेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से मतलब होता है कि वो चीजें जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे कि मेरे पास दो एक्टिविटी होती है, आप जानती हैं, एक तो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होता है मेरे पास कौन सी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर मैं सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कीजिए मैंने सोचा कि अभी कांवड़ आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि भंडारा करें, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा भाई आपके पास जितने पैसे हो, कोई 1,000, कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 500, जो जितने दे सकता है उतने दे। हमने सबके पैसे जमा करे और एक छोटे से भंडारे का आयोजन कर दिया। अब उसके अंदर जो भी आदमी आ रहा है हम उसे पूरी सब्जी बांट रहे हैं, वे इकट्ठा हो गए, भंडारा खत्म हो गया, कांवड़ खत्म हो गए। उसके 2 दिन बाद हमने देखा यार पूरी कचौरी का कारोबार अच्छा है, हम ऐसा करते हैं कारोबार कर लेते हैं पूरी कचौरी का। तो हमने जो है एक आदमी से ठेली लगवा ली, ठेली लगाने के बाद पूरी कचौड़ी बांटनी चालू करी। अब एक आदमी 4 कचौड़ी ले रहा है, एक आदमी 8 कचौड़ी ले रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, उन सभी से पैसे ले रहे हैं। जबकि यही काम जब मैंने करा था किसके लिए, कावड़ के लिए, तो वहां मैंने उनसे पैसे नहीं लिए। चाहे वो 4 कचौड़ी खा रहा है, चाहे वो 5 कचौड़ी खा रहा है, चाहे वो 10 खा रहा है, बेखटक होकर खाने दी। तो उसके अंदर मैंने 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं लिया, 1 रुपया भी किसी से नहीं मांगा। लेकिन अब क्योंकि मेरी शॉप लगी है और मैंने उसका क्या करा है, कारोबार, तो मैं जितनी भी पूरी या कचौड़ी में बांटूंगा तो उसके बदले में उनसे क्या लूंगा, पैसे। तो जब मैं किसी भी चीज के लिए पैसे अर्न करता हूं तो वो भी चीज कहलाती है मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं उसे क्या बोलता हूं, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जबकि ऐसा काम जो सेटिस्फेक्शन के लिए करा जाता है हम उसे बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो कहता है आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आपका सबसे पहला काम अकाउंटेंसी में होता है कि आप ये देखो कि सारे के सारे काम में ऐसा कौन सा काम है जो आपके बिजनेस से रिलेटिव है। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे पास एक शॉप है, शॉप के ऊपर ही मेरा मकान है, तो बिजली का बिल मेरे मकान का भी आता है और बिजली का बिल मेरे घर का भी आता है, यानी कि शॉप का भी आता है। अब इन शॉप के में से और घर वाले बिल में से, इन दोनों में से कौन सा बिल है जो मेरे बिजनेस से रिलेटिव है, मैं केवल उस बिल को लूंगा। तो वो बिल जो होगा मेरा क्या कहलाएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना, ये पता लगाना कि हमारे बिजनेस में रुपए पैसे से रिलेटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है जिससे मेरी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चलती है, जिसे मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलता हूं। ठीक है साहब। देन इसके बाद नंबर टू क्या है, नंबर 2 पे है मेजरिंग। आपको मेजर करना पड़ता, आइडेंटिफाई करना पड़ता किस चीज को, ट्रांजेक्शनों को। अब मेजरिंग का मतलब होता है टर्म्स ऑफ मनी में डिफाइंड, यानी कि आपकी अगर कोई चीज टर्म्स ऑफ मनी में है, यानी कि रुपए में है, डॉलर में है, या किसी भी चीज में कितने है, टर्म्स ऑफ मनी। आपकी कोई भी ट्रांजेक्शन, उसके बदले में कोई भी रुपए या कोई भी डॉलर्स या अदर कोई भी चीज आती है और जाती है, तो आप उन ट्रांजेक्शनों को रिकॉर्ड करते हो। यानी मेजरिंग वाली जो ट्रांजेक्शन होती है केवल उन ट्रांजेक्शनों को लेते हो। अगर आपकी कोई ट्रांजेक्शन किसमें होती है, क्वांटिटी में या फिर क्वालिटी के अंदर होती है, तो हम उस ट्रांजेक्शन को नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए वो आपसे कहता है कि आपके बिजनेस में 4 चेयर आ गई। अब आपने लिखा जी 4 चेयर, उसने कहा 3 टेबल आपके पास आ गई। अब आप इसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओ, तो आप 4 चेयर और 3 बुक्स का अकाउंट्स बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये चीज टर्म्स ऑफ मनी में नहीं है और आप ये नहीं बता सकते कि कितने रुपए की चीज है ये। अगर वो कहता कि 4 चेयर जो है, आपकी जो एक चेयर थी वो 1,000 रुपए की थी, आपकी जो 3 टेबल है वो एक टेबल 500 की है, तो आप फौरन बता सकते हो कि एक टेबल 1,000 की, तो 4 टेबल जो हो गई वो कितने की हो गई, 4,000 रुपए की हो गई। 3 टेबल 500 रुपए से कितनी हो गई, 1,500 की। इस तरह से आपका जो अकाउंट्स का वर्क बना वो कितने का हुआ, 5,500। मीन्स ये हुआ कि अगर कोई ट्रांजेक्शन किसमें होती है, वो टर्म्स ऑफ मनी में, तो आप उन ट्रांजेक्शनों को दिखाते हो। लेकिन अगर कोई ट्रांजेक्शन टर्म्स ऑफ मनी में ना हो तो उन ट्रांजेक्शनों को बिजनेस के अंदर नहीं दिखाया जाता। पहली वाली बात पहली वाली बात में आपको करना फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जो बिजनेस से रिलेटिव हो, केवल उन ट्रांजेक्शनों को लेंगे। ऐसी ट्रांजेक्शन जो टर्म्स ऑफ मनी में, जो रुपए में दिखाई जाती है, केवल उन ट्रांजेक्शनों को लेंगे। क्वांटिटी या क्वालिटी की ट्रांजेक्शन इग्नोर कर देते हैं। देन आती है नंबर 3। अब नंबर 3 हमारा क्या होता है, रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग से मतलब होता है कि आपकी सारी चीजें जो होती हैं, आप उन हर चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्या करते हो, रिकॉर्ड करते हो।
आपने जितनी भी ट्रांजेक्शन करी, आपकी वो ट्रांजेक्शन जो थी वो फाइनेंशियल करेक्टर्स की थी। और ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है, एक नाम होता है जर्नल। अब ये जर्नल क्या होता है? जर्नल से मतलब होता है कि जब मैं कोई ट्रांजेक्शन करता हूं तो एक बुक होती है, मैं उस बुक के अंदर अपनी इस ट्रांजेक्शन को क्या कर लेता हूँ, रिकॉर्ड, जिसे मैं ओरिजिनल बुक भी कहता हूँ, द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री, जिसका दूसरा नाम क्या हो जाता है, जर्नल। मैं इसके अंदर इनको रिकॉर्ड करता हूँ और सारी ट्रांजेक्शन है डे टू डे, जो भी डेट आएगी, पहली वाली तारीख, दूसरी वाली, तीसरी वाली, जो 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 डेट आती रहती है, उन सब ट्रांजेक्शनों को यहाँ रिकॉर्ड करता रहता हूँ। ये सारी ट्रांजेक्शन जो होती है मेरी क्या कहलाती है, रिकॉर्डिंग। यानी कि आपके बिजनेस में अगर छोटी से छोटी कोई चीज भी आएगी तो आपके पास उसका बिल होना चाहिए, और उस बिल के साथ आप उन सब ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर क्या करते हैं, उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये चीज क्या कहलाती है, रिकॉर्डिंग, जिसे हम जर्नल भी कहते हैं, या इसका एक दूसरा नाम क्या होगा, द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सही है, तीन बातें आ गई। सबसे पहला आ गया फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, देन टर्म्स ऑफ मनी, और हमारा क्या आ गया, रिकॉर्ड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन। क्या नाम, क्लासीफाइंग। अब क्लासीफाइंग का होता है, क्लासीफाइंग का मतलब हो गया, जैसे सपोज कीजिए आपकी एक क्लास 11th है, एक क्लास 12th है। अब 11th क्लास के अंदर सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। इसी तरह 12th क्लास में सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। इसी तरह से ये है, जैसे सपोज कीजिए आप कोई काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई परचेज करी या आपने कोई सेल करी। अगर आपने परचेज करी तो वो परचेज जो थी वो किस किस से करी गई, पार्टी ए से करी, पार्टी बी से करी, पार्टी सी से करी। अगर आपने कोई सेल करी तो किस पार्टी से करी, उन पार्टियों के नाम, डे टू डे सारे की सारी बातें रिकॉर्ड करी जाती हैं। यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे थे होते हैं, उन सभी बातों को क्लासिफिकेशन, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड करा जाता है। इस चीज को हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, लेजर। आपकी जो जर्नल के थ्रू कोई भी बातें आती हैं, वो आपकी सब्सिडियरी बुक यानी कि लेजर के थ्रू करी जाती हैं। अब लेजर क्या होता है, लेजर जो होता है एक छोटी सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है, जिसके अंदर हमारी जितनी भी बातें होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई परचेज की ट्रांजेक्शन करी है तो सारी परचेज की ट्रांजेक्शन होती है। परचेज की ट्रांजेक्शन आपने किस किस के थ्रू करी, जितने भी नाम होते हैं वो सारे के सारे नाम उसमें शो करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा, मैंने पीछे क्या बनाया, जर्नल एंट्री। जर्नल का मतलब है मैंने ये ट्रांजेक्शन करी थी, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन मैंने करी, जिस जिस आदमी से करी, उन सभी के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने को हम क्या बोलते हैं, लेजर। फॉर एग्जांपल मैंने सबसे पहले कैश में ट्रांजैक्शन की तो कैश का अकाउंट क्या बनेगा, मेरी कैश की ट्रांजैक्शन क्या क्या रही। दूसरी चीज, अगर मैंने क्या चीज करी थी, परचेज, तो मुझे सारे परचेज के अपने डाटा लिखने पड़ेंगे। परचेज के लिए मैं एक पूरी बुक्स बना लूंगा, पूरा का पूरा रिकॉर्ड्स, एक पेज पर पूरी परचेज की ट्रांजेक्शन चलेंगी। तीसरा मेरा जो है क्या है, सेल्स। तो सेल्स से रिलेटिव जितनी भी ट्रांजेक्शन है पूरे साल में हुई है, वो सारी ट्रांजेक्शन होंगी। इन्हें हम क्या बोलते हैं, जर्नल लेजर। ये हमारी चीज क्या कहलाती है, जर्नल लेजर कहलाती है। हम क्या करते हैं इसमें, क्लासीफाइंग, यानी अलग अलग कैटेगरियों में सबको बांट देते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, समराइजिंग। अब ये समराइजिंग क्या होता है, तो समराइजिंग से पहले हम सबसे पहले देखते हैं, जब भी हम कोई अकाउंट्स का वर्क करते हैं तो उसमें 12 मंथ होते हैं। जी हाँ, 12 महीने। यानी आपको जितने भी अपने अकाउंट्स के वर्क करने होते हैं वो 12 मंथ के अंदर अंदर होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 1 जनवरी में कोई अपना बिजनेस चालू करा, तो आपको 31 दिसंबर तक के सारे डाटा कलेक्ट करने होते हैं। इसी तरह सपोज कीजिए आपका कोई वर्क अगर 1 अप्रैल में स्टार्ट हुआ, तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, 31 मार्च तक के जितने भी डाटा होंगे, आप उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अब कुछ लोग जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, यानी कि सारे के सारे मंथ जितने बैठे वो कितने बैठे, 12th मंथ का जो कारोबार हमारा होता है, हम उसे बोलते हैं कैलेंडर ईयर। जी हाँ, कैलेंडर ईयर। आपका जो कैलेंडर होता है वो कौन सी डेट से स्टार्ट होता है, जनवरी से, और एंड कब होता है, 31 दिसंबर में। तो इस अकाउंटिंग पीरियड को हम कैलेंडर ईयर बोलते हैं। और जो डाटा आपके 1 अप्रैल से स्टार्ट होते हैं और 31 मार्च में खत्म होते हैं, 12 मंथ के जो डाटा होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। जी, अकाउंटिंग ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दो कैटेगरी पर चलते हैं। या तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैलेंडर ईयर पे बनाते हैं, या फिर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग ईयर पर बनाते हैं। तो असल में क्या होता है, जब हम सारा का सारा काम कर लेते हैं, सारी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, सभी की क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब आपने समझ लिया पीछे, कि मैं सभी चीजों के रिकॉर्ड अलग अलग बनाता हूँ इंडिविजुअली। जब मेरे इंडिविजुअली रिकॉर्ड बन जाते हैं तो मैं इन सबका सम कर लेता हूँ। सम से मतलब होता है समराइजिंग। मतलब जैसे सपोज कीजिए मैंने परचेज करी, अब मैंने एक साल में 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक, या आपने इनमें से कोई सा भी ईयर लिया, पूरे साल में बहुत सारी बार परचेज करी हुई, 10वीं बार या 100वीं बार,
तो मैं बार बार जो से लिखता हूं तो वो तो कहलाता है क्लासिफिकेशन, यानी मैं उस चीज को लेजर में लिखता हूं। लेकिन मैं जब उन सबका सम कर लेता हूं कि एक साल में टोटल मेरी 2 लाख रुपए की परचेज हुई, तो ये जो 2 लाख रुपए का टोटल बैठता है क्या चीज, मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उन सभी डाटाओं के क्या चीज, सम। वो सम जो कहलाते हैं मैं उसे क्या बोलता हूं, समराइजिंग। इसी तरह मैं सेल के सारे डाटा ले लेता हूं, एक साल के अंदर मैं लिख लेता हूं शॉर्ट में मेरी सारी जो डिटेल है वो कितने रुपए की आई, उन सभी के डाटा लिख लेता हूं कि अभी सारा का सारा साल में मेरा जो सेल हो गया वो कितने का हो गया, 5 लाख रुपए का हो गया। मेरा सपोज की जो कोई एक्सपेंसेस था पूरा एक साल में कितने का हो गया, 10,000 का। तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से सभी के टोटल करता हूं, इन सभी टोटलों को एक जगह लिख लेता हूं, जो चीज मेरी क्या कहलाती है, समराइजिंग। समराइजिंग के अंदर हमारे सभी चीजों के शॉर्ट में, यानी कि एक तरह की चैप्टर समरी बन जाती है, जिसके थ्रू हम प्रॉफिट या लॉस कवर करते हैं और हम ये निकालते हैं कि मेरी फर्म में कितने का प्रॉफिट हो रहा है और कितने का लॉस हो रहा है, कितना मेरा ट्रेडिंग निकल के आया, कितनी मेरी बैलेंस शीट निकल के आई, ये सारी बातें। तो समराइजिंग का मतलब हो गया एक तरह का टोटल सम। देन जब हम सारा समराइजिंग कर लेते हैं, हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाता है, तो हम सबसे पहले करते हैं एनालिसिस। जब सपोज कीजिए आपने सारा कारोबार कर लिया, अब आपके पास ट्रेडिंग निकल कर आ गया। ट्रेडिंग का मतलब होता है कि रॉ मेटेरियल से रिलेटिव आपकी कितने की परचेज हुई और आपकी कितने रुपए की क्या हो गई, सेल्स हो गई। यानी कि आपने सारा का सारा साल में कितने रुपए की परचेज करी और कितने की सेल करी। इसके थ्रू आपको पता चलता है कि आपकी फर्म में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। सपोज कीजिए आपकी फर्म में प्रॉफिट होता है, तो आप क्या एनालिसिस करोगे, यार मेरा कारोबार अच्छा चल रहा है, मैं इस कारोबार को आगे चलने दूं। और भगवान न करे अगर आपके कारोबार में क्या हो जाता है, लॉस, तो आप क्या एनालिसिस करोगे, आप ये एनालिसिस करोगे यार मैं क्यों लॉस कवर करूं, अच्छा है मैं अपने कारोबार को बंद कर दूं। आप 1 महीने 2 महीने 10 दिन 20 दिन तक दुकान देखोगे और उसके बाद अपने कारोबार को बंद कर दोगे और सोचोगे मैं कोई नया कारोबार करूं। तो एनालिसिस का मतलब होता है कि आप ये एनालिसिस करते हो कि अगर आपकी फर्म के अंदर क्या हो रहा होता है, लॉस, तो आप अपनी फर्म की क्लोजिंग कर लेते हो। अगर आपकी फर्म के अंदर क्या हो रहा होता है, प्रॉफिट, तो आप अपनी फर्म को आगे लेके चलते हो। तो एनालिसिस का मतलब हो गया कि अपनी फर्म के सभी डाटाओं की हम एक एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि मुझे फर्म में प्रॉफिट है या फर्म के अंदर क्या हो रहा है, लॉस। तो सबसे हमारा लास्ट काम होता है एनालिसिस का। और ये सारी की सारी बातें जो है किसके काम आती हैं, जो हमारे अकाउंटिंग को यूज करते हैं, यानी कि अकाउंटिंग यूजर्स के काम। अब यूजर्स कौन होते हैं, जैसे कि ओनर। ओनर क्या चाहता है, एक ओनर चाहेगा कि उसके पास सारे रिकॉर्ड्स हों, सारी बातों की डिटेल हो। जब ये सारी बातों की डिटेल होंगी तो उसका काम क्या होगा सबसे लास्ट में, कि मुझे ये पता करना कि मेरी फर्म में प्रॉफिट है या लॉस, मेरी फर्म किस तरह से चल रही है, कितने का परचेज हो रहा है, कितने का सेल्स हो रहा है। तो ये सारी बातें एनालिसिस कराती हैं, जिसके अंदर हम क्या लेते हैं, जजमेंट लेते हैं कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अगर मुझे प्रॉफिट है या मुझे लॉस है। अगर मुझे प्रॉफिट है तो मैं बिजनेस को आगे कैरी कर लूं, और भगवान न करे अगर मुझे क्या हो रहा है, लॉसेस, तो मैं अपनी फर्म को क्या कर दूं, क्लोज कर दूं। आप किसके बेस पर करते हो, अपने अकाउंटेंसी के डाटा के बेस पर। तो ये आपके कहलाते हैं करेक्टरिस्टिक्स का। ऐसे कौन कौन से फंक्शन है अकाउंटिंग में जो बहुत जरूरी होते हैं, ऐसा कौन सा काम है किस वजह से हमारे अकाउंटिंग के लिए बहुत जरूरी है। पहला हमारा पॉइंट, सबसे पहला, मेंटेन करना सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सबसे पहला अकाउंट का जो काम होता है वो करना होता है मेंटेन। आपके पास सारे रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, यानी कि जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां काम करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और डे टू डे होनी चाहिए, यानी वो सारे के सारे पॉइंट, हर बात जो जो आपके कारोबार के उन सबके रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से वो चीज लिखी होनी चाहिए। कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप तेजी से उसे निकाल सकें। इसका मतलब हुआ कि हमारा मेन फंक्शन होता है मेंटेन करना सिस्टमैटिक, एक सिस्टमैटिक ढंग से रिटन रिटन रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमारे पास रहने चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, ये पॉसिबल हो सके कि हमारी कोई भी बात या कोई भी मेमोरीज है वो इजीली निकल गया जाए। देन सबसे नेक्स्ट हमारा जो होता है सेकंड, हमारा सेकंड पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जी हाँ, फाइनल अकाउंट्स बनाना। आपका मेन फंक्शन जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंट बनाना। जब आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, सारे के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, तो आपका मेन काम होता है कि आप ये दिखाओ कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अब फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आप क्या देखते हो कि आपके अकाउंटिंग पीरियड जो है वो चाहे 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ हो और 31 मार्च तक रहा हो, जिसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड। या फिर 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ हो और वो कब खत्म हुआ हो, 31 दिसंबर के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, कैलेंडर ईयर। ये हमारा हो गया अकाउंटिंग ईयर और ये हमारा क्या हो गया, कैलेंडर ईयर। ये सारे के सारे जो अकाउंटिंग होते हैं इन सभी के थ्रू हम क्या निकालते हैं, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट का मतलब है कि आप ये देखते हो कि आपकी फर्म में क्या हुआ, प्रॉफिट या क्या हो गया, लॉस।
तो हमारा मेन फंक्शन जो होता है वो डिटरमाइन करना होता है फाइनेंशियल अकाउंट बनाना। आप देखते हो कि आपके 1 साल के रिकॉर्ड यानी जो 12 महीने के डाटा होते हैं, इन डाटा के बेस पर कितने फर्म ने प्रॉफिट करा और कितना फर्म ने क्या करा, लॉस करा। ये सारे की सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस क्या निकल के आया, इसी से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। देन देखते हैं इसके बाद हमारा फंक्शन जो है वो किस चीज का है, कहता है मेंटेन करना लीगल रिक्वायरमेंट। अब ये लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जीएसटी या इनकम टैक्स, इसके हमारे पास सारे के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं और कोर्ट में किसी एविडेंस की जरूरत पड़ जाती है। जब आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट होंगे तो आपका कोर्ट जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट आपकी मानेगा, क्योंकि आपके पास सारे बुक्स ऑफ अकाउंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका 6 महीने के अंदर बहुत सारी परचेज हुई और बहुत सारी सेल हुई, तो हम परचेज और सेल के अंदर क्या होता है, जीएसटी लेते हैं। जब आप कोई सामान परचेज करते हो तो जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप जो भी कोई सामान खरीदते हो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। तो मैं अगर कोई चीज परचेज करता हूं तो मैं उस चीज के ऊपर जीएसटी पे करता हूं। गवर्नमेंट कहती है अगर आप उस चीज को सेल कर रहे होते हो तो अपना जीएसटी का पैसा उस आदमी से ले सकते हो। तो मैं उस चीज को अगर किसी आदमी को सेल कर रहा होता हूँ तो जीएसटी के पैसे उससे काट लेता हूँ। अब सपोज कीजिए मेरे दोनों डाटाओं में फर्क आता है, तो मैं किस चीज को ले जा सकता हूँ, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को। तो यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर मेरे सारे डाटा कंप्लीट है तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है, अगर मेरे सारे डाटा अनकंप्लीट है तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट लीगली नहीं है। यानी कि मेन फंक्शन होता है किस चीज का, मैं करता हूं लीगल रिक्वायरमेंट के लिए, यानी कि मैं सारे रिकॉर्ड्स को अपने लीगल रिक्वायरमेंट के लिए ले सकता हूं। मैं इन्हें कोर्ट्स में एविडेंस बतौर पेश कर सकता हूं कि हाँ मेरे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे ठीक है या मेरे रिकॉर्ड्स क्या है वो गलत है। तो एविडेंस के काम में काम आता है। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, फोरकास्टिंग। अगर आपके अकाउंट्स के सारे रिकॉर्ड्स, आपके जितने भी डाटा हैं अकाउंटिंग के, वो सारे के सारे डाटा अच्छे हैं, सारे डाटा फेयर हैं, सारे डाटा ट्रूथ हैं, तो आपको मैनेजमेंट में डिसीजन लेने में कोई परेशानी नहीं होती। आप अच्छी से अच्छी बात सोचते हो और अपने बिजनेस को ऊंचे से ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाते हो। लेकिन सपोज कीजिए आपके डाटा जो है वो गलत है, तो आपका बिजनेस तो वैसे ही गलत हो गया। आप बता कुछ और रहे हो, फर्म के अंदर कुछ और है, तो आपके डाटा अनकम्प्लीट होने पर आपकी फर्म के अंदर फोरकास्टिंग, आगे की सोच जो होगी वो गलत हो जाएगी। इससे आपका बिजनेस डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा है तो आपकी फर्म ऊंचाइयों पर जाएगी और आपकी फोरकास्टिंग के हिसाब से आपकी फर्म गोल हासिल कर लेगी। तो यहां पर सबसे पहले मेन फंक्शन हमारा क्या हो गया, वो फोरकास्टिंग का। कब, जब बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होंगे, उनकी सारी की सारी बातें तैयार होंगी। हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांटेज, जी एडवांटेज ऑफ अकाउंट। कौन कौन से एडवांटेज हैं अकाउंटिंग में जो बहुत जरूरी है। तो इस बार का हमारे टॉपिक में एडवांटेज है। देखते हैं हमारा पहला वाला एडवांटेज क्या है। सबसे पहला एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटेंसी जो है, अगर आप अकाउंटेंसी का वर्क करते हैं तो वो आपको बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इस तरह से जब आप अपना कोई भी बिजनेस करते हैं तो ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड चाहे प्रॉफिट हो जाता है आपकी फर्म में, या फिर आपकी फर्म के अंदर क्या होता है, लॉस होता है। जब आपकी फर्म के अंदर प्रॉफिट या लॉस होता है तो इसी की बदौलत आपको पता चलता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसका मतलब है हमारा मेन एडवांटेज जो है वो है हमारा क्या चीज, इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। और बिजनेस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन लेना, प्रॉफिट की या लॉस की, जिससे ये पता चल सके मेरे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या। मेरा सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है असेस द मैनेजमेंट। सबसे पहले जब आपके पास कोई भी प्रॉफिट होगा या कोई भी लॉस होगा तो आपकी जो मैनेजमेंट यानी आपके जो मैनेजर्स वगैरह हैं वो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। वो सोचते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर हम ऐसा क्या डिसीजन लें जिससे मेरी फर्म ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे, या किसी फर्म में अगर लॉस हो गया है तो लॉस होने की पोजीशन में वो ये देखेंगे कि मैं ऐसे कौन कौन से काम करूं जिससे कि मेरी फर्म का लॉस कम हो सके या फिर मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। एडवांटेज है वो क्या है, एसेस द मैनेजमेंट। ये प्लानिंग करना कि किस तरह से बिजनेस को आगे लेके जाया जाए, किस तरह का डिसीजन लिया जाए, और ये सारी की सारी बातें कौन करता है, हमारा जो मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो क्या चीज है, रीपैलेस मेमोरी। अब रीपैलेस मेमोरी कैसे, भाई सारे के सारा बिजनेस के अंदर बहुत सारी डीलिंग होती है। साल के अंदर 365 डेज होते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ डीलिंग होती रहती है। कभी एक दिन के अंदर 10 20 30 40 50। अब सारी बातों को तो हम याद नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, सारी की सारी बातें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने लिस्ट ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड रखते हैं। और इन फ्यूचर अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो आप उसे इजीली से निकाल सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अकाउंटिंग के अंदर आपके पास मेमोरी सेव रहती है। आप 1 साल की, 10 साल की, 20 साल की, 10 महीने की जो भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं आप हैंड टू हैंड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास मैनुअल अकाउंट होते तो आप मैनुअल अकाउंट से निकाल सकते हैं,
और कंप्यूटराइज सिस्टम है, आप टैली का सिस्टम का यूज करते हैं तो 2 मिनट के अंदर आप डेट डालेंगे या कोई प्रोडक्ट डालेंगे, आपकी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि अकाउंटिंग जो है आपकी मेमोरी को क्या करती है, रिप्लेस करती है, और आप टाइमली जो है सभी बातों को क्या करते रहते हो, रिकॉर्ड करते रहते हो। ये सारी बातें आपके कंप्यूटर के अंदर रिकॉर्ड रहती हैं और आप आसानी से उन बातों को निकाल लेते हो। तब जब आप अकाउंटिंग का वर्क कर रहे होते हो, क्योंकि उसके अंदर आप सारी बातों को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, फैकल्टीज कंपेरेटिव स्टडी। जी हाँ, कंपेरेटिव स्टडी। अब कंपेरेटिव स्टडी का मतलब क्या हो गया, कंपेरेटिव स्टडी का मतलब हो गया कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट तैयार हो गए, पूरा साल हो गया, 1 साल के अंदर आपकी फर्म ने प्रॉफिट लिया या फिर आपकी फर्म ने लॉस लिया। आप चाहें तो जैसी कंपनी आपकी थी ऐसी कोई दूसरी कंपनी है, आप उसके बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर, क्योंकि ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें नेट पर अवेलेबल हो जाती है कि किसी भी कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या है, जैसे उसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, उसका प्रॉफिट लॉस क्या है और उसका बैलेंस शीट क्या है। सपोज कीजिए मेरी जो कंपनी है उस कंपनी का नाम ए है, और मैंने देखा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मेरी जो बैलेंस शीट है वो क्या है। इसी तरह मैं एक दूसरी कंपनी पर जाता हूँ, कंपनी नंबर बी, मैं देखता हूँ इसका ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, सेम कंपनी जो मेरे जैसे प्रोडक्ट बना रही है उसकी प्रॉफिट क्या है और उसका बैलेंस शीट क्या है। तो मैं इन दोनों में आपस में क्या करूंगा, कंपेयर स्टडी। मैं देखता हूँ कंपेयर स्टडी करने के बाद कि मेरी फर्म के अंदर और दूसरी फर्म के अंदर आखिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे कि वो दूसरी फर्म का प्रॉफिट मुझसे ज्यादा हो रहा है, या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे मैं अपना प्रॉफिट और ज्यादा कर सकता हूँ, ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जो मेरी फर्म में ज्यादा हो रहे हैं या उसकी फर्म में कम हो रहे हैं। उन सभी बातों को हम आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। कब, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट होंगे और आपकी सारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी, तो आप किसी दूसरी कंपनी, जो कंपनी ए है, उस कंपनी का बी कंपनी से आपस में कंपेयर करके देख सकते हो कि मैं किस तरह से अपने बिजनेस को आगे ले जा सकता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है टैक्स लायबिलिटी के लिए। अब टैक्स लायबिलिटी के लिए पॉइंट क्या है, जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो जाते हैं, आपका 1 साल कंप्लीट हुआ, आपने ड्यूरिंग द 12 मंथ के अंदर जितने का भी प्रॉफिट कमाया, जितने का भी लॉस कमाया, आपका मेन काम होता है कि उसके ऊपर आप टैक्स पे करते हैं। अब जो आप साल के अंदर कोई भी वर्क करते हैं, चाहे वो परचेस कर रहे हो या कोई सेल कर रहे हो, तो उनके ऊपर आपका जीएसटी का चलता है। जब आप ड्यूरिंग द ईयर वर्क कर रहे होते हैं तो जीएसटी की पेमेंट देते हैं, आप परचेस करते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, और सेल करते हैं तो जीएसटी का पैसा कलेक्ट करते हैं। इन दोनों के बीच के अंदर कॉम्बिनेशन जो होता है, आप अपना पैसा कवर कर सकते हैं, वो तो जीएसटी होगा। लेकिन जब सारा का सारा खत्म हो जाता है साल, तो आप बुक्स ऑफ अकाउंट की हेल्प पे आप अपना इनकम टैक्स पे करते हैं। किस चीज का, इनकम टैक्स का टैक्स। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट की सारी नॉलेज आपके पास होगी, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट आपके पास तैयार होंगे, तो आप उसकी बदौलत आसानी से पता कर सकते हैं कि मेरा ड्यूरिंग द ईयर कितना जीएसटी गया और कितना जीएसटी आया। इसी तरह से जब आपका साल खत्म हो जाएगा, तो साल के अंदर आपको कितने रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ, उस नेट प्रॉफिट पर एक्चुअल में मेरा जो टैक्स बैठा वो कितने रुपए का टैक्स बैठा। किसकी बदौलत, अकाउंटेंसी की बदौलत। यानी कि आप जब अकाउंटिंग किसी का काम करेंगे तो आपका मेन एडवांटेज होगा कि आपको यह पता चल जाएगा कि मेरी टैक्स की लायबिलिटी क्या है। नंबर 6, एविडेंस इन कोर्ट। अब एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपने जो है अपना टैक्स पे कर दिया, और इनकम टैक्स की वजह से या फिर जीएसटी की वजह से, सेल टैक्स की वजह से आपका कोई एरर्स निकल कर आता है, वहां से नोटिस आता है आपका कि भाई आपका जो है जीएसटी का पैसा जो है वो कम जमा है। अब आप क्या करेंगे, जब वो बताएंगे कि आपका जीएसटी का पैसा कम जमा है, तो आप क्या करेंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट सारे के सारे लेके जाएंगे फर्म, और वहां पर कोर्ट में, और कोर्ट में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करेंगे किसके आगे, जज के आगे। जो सेल टैक्स या इनकम टैक्स का जज होगा, आप उसके आगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पेश करेंगे। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्लॉरिफाई होंगे तो आपको बात ही खत्म हो जाती है, यानी कि आपकी सारी की सारी चीजें सही हैं। लेकिन अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट गलत होंगे तो आपके साथ में एरर्स आएगा और आपको उस चीज की पे करना होगा। लेकिन जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हैं, आपने ड्यूरिंग द ईयर सारा काम करा है, एक एक चीज आपके पास रखी है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं होती। इस तरह से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटेंट की बदौलत किसमें काम आते हैं, एविडेंस इन कोर्ट। आप अपने सारे एविडेंस, सारे रिपोर्ट कोर्ट में आसानी से पेश कर पाते हैं। ये रहे हमारे एडवांटेज। पढ़ते हैं एक नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है, फैसिलिटीज सेल ऑफ बिजनेस। हमारा जो बिजनेस है, सपोज कीजिए आपका कोई फर्म है, आप अपनी फर्म को बेचना चाहते हैं, या आपकी कोई दूसरी फर्म है किसी और कंपनी की आपके जैसा काम करती है, आप उस फर्म को खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप उस फर्म को बेचना चाहते हो या फर्म को खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या देखेंगे, सबसे पहले उस फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट देखेंगे, उसका ट्रेडिंग अकाउंट, उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट और उसकी बैलेंस शीट।
उस बैलेंस शीट की बदौलत ही, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट की बदौलत ही आपको ये पता चलेगा कि उसकी कितनी लायबिलिटीज हैं, उसकी कितनी एसेट्स हैं, कितना पैसा उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। इसी की बदौलत आप किसी का बिजनेस खरीद भी सकते हैं और अपना बिजनेस बेच भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट की अकाउंटेंसी की सारी बातें कंप्लीट हैं, तो मेरे बिजनेस के लिए सबसे पहला मेरा पॉइंट होगा फैकल्टी सेल्स ऑफ बिजनेस। मैं आसानी से अपने बिजनेस को बेच भी सकता हूँ या किसी और के बिजनेस को खरीद भी सकता हूँ। कौन कौन सी चीजें जिसके अंदर रहकर ही हम अपना बिजनेस करते हैं, तो अकाउंटेंसी की कुछ क्या होती है हमारे पास, अकाउंटेंसी की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और कौन कौन सी लिमिटेशन है जिसके अंदर हमारा अकाउंट्स काम करता है? सबसे फर्स्ट लिमिटेशंस है अकाउंटेंस इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। कभी कभी क्या होता है, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो है हम तैयार करके रखते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी सही होती हैं। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन उसमें भर रहे हो, जरूर नहीं है वो सारी इंफॉर्मेशन सही हो। कुछ इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। किस तरह से गलत होती है? क्योंकि हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं वो बेस्ड होते हैं एविडेंस के ऊपर। हम अपना सारा काम जो है वो एविडेंस के बेस पर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपने कोई मशीन परचेज करी। जब आप मशीन परचेज करके लाते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल होगी, 8 साल होगी या 12 साल होगी। तो अपना डेप्रिशिएशन आप उसी के बेस पर लगाते हैं। सपोज कीजिए 10 साल है तो आप 10 साल की डेप्रिशिएशन के हिसाब से मशीन को लेकर चलते हैं। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो मशीन 10 साल तक चले। जब वो चीज आपके पास जो है वो 10 साल तक ही चल रही हो, उससे ज्यादा साल तक भी चल सकती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में काम करें वो सारे के सारे सही हैं। दूसरी चीज, जब आप किसी भी आदमी को कोई चीज बेचते हो तो हम उस आदमी को डेप्टर्स बोलते हैं। अब सपोज कीजिए मैंने 1 लाख रुपए का माल किसी को बेच दिया। अब जब मैं 1 लाख रुपए का माल किसी आदमी को बेच देता हूं तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाता हूं डेप्टर्स। मैं दिखाता हूं कि मेरे डेप्टर्स की अमाउंट जो है वो कितने की है, 1 लाख रुपए की। और मैं इसमें ये मान लेता हूं कि बैड डेप्ट, इसमें से कुछ पैसे मर जाएंगे। सपोज कीजिए मैंने माना 5,000 रुपए मर जाएगा और मुझे वो 95,000 पे करें। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मेरे पास 95,000 आएंगे? हो सकता है 95,000 से ज्यादा पैसे आ जाए, हो सकता है 95,000 से पैसे कम आ जाए। इसी तरह से कभी कभी क्या होता है, हम अपना स्टॉक जो है उसकी वैल्यूएशन लेके चलते हैं। आप जो मार्केट प्राइस होता है और जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है, इन दोनों में से जो लोअर प्राइस होता है आप उस पर लेकर चलते हो। तो क्या आप ये मान के चलते हो कि जो लोअर प्राइस आपने ले लिया उसी के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट है? आप उसी के बेस पर बुक्स ऑफ अकाउंट लेकर चलते हो और इन फ्यूचर अगर उसकी कीमत बढ़ जाती है या उसकी कीमत कम हो जाती है तो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? इसी बेस पर। और उससे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आ जाता है? फ्लक्चुएशन आ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट सारे के सारे क्या होते हैं? प्योरीफाई होते हैं, सारे ठीक हैं। ऐसा नहीं है। कभी कभी किसी ना किसी वजह से हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कमियां रह जाती हैं। तो ये सबसे पहले हमारी लिमिटेशंस होती है। सेकंड लिमिटेशंस क्या है? सेकंड लिमिटेशंस है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास, सपोज कीजिए मैंने कोई बिल्डिंग परचेज करी। जब मैंने बिल्डिंग परचेज करी थी तो उस बिल्डिंग की कीमत थी 50,000 रुपए की। इन फ्यूचर अब मेरे पास उसकी जो कीमत है वो कितने की? 80,000 रुपीज की। लेकिन क्योंकि मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में हिस्टोरिकल, जो मेरी पुरानी बातें होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट, उसके ऊपर लेके चलता हूं और मैं अपना डेप्रिशिएशन लगाता हूं या अप्रिशिएट करता हूं, वो किसके हिसाब से लगाता हूं? एक बेस के ऊपर। 10%, 20%, 5%, इसके हिसाब से मैं लेके चलता हूं कि इन फ्यूचर इतना पैसा कम हो जाएगा या इतना पैसा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो थी उसके हिसाब से मेरा प्राइस जो है वो ज्यादा हो गया, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकता। जबकि मुझे पता है कि मेरी कीमत पहले 50,000 थी और आज के टाइम में उसकी कीमत कितनी हो गई? 80,000। लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलता हूं, पीछे वाली बातों को लेकर चलता हूं, तो मैं इन बातों को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है। हम जिसे कहते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन क्या हो। हमारा थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटी एलिमेंट। जब हम अकाउंटेंसी का वर्क करते हैं तो आप मानते हैं कि अकाउंटेंसी का वर्क, क्योंकि जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां हमने पढ़ा था कि टर्म्स ऑफ मनी में करा जाता है। यानी कि जितनी भी आपके अकाउंटिंग से के काम होते हैं वो टर्म्स ऑफ मनी में करते हैं। आप यहाँ पर क्वालिटी या क्वांटिटी को इग्नोर कर देते हैं। आपके पास सपोज कीजिए 4 आदमी काम कर रहे हैं। एक पहला आदमी है, दूसरा आदमी है, एक तीसरा आदमी है और एक चौथा आदमी है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी फर्म के अंदर वो चारों के चारों आदमी सेम काम कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ आदमी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कुछ आदमी भी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कुछ आदमी जो है बिल्कुल बहुत बुरा काम कर रहे हो। लेकिन हम क्योंकि इनकी क्वालिटी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं दिखा सकते, हम केवल किस चीज को दिखाते हैं? वो चीज जो टर्म्स ऑफ मनी में होती है, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स की होती है, केवल उस चीज को दिखाया जाता है।
तो इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्वालिटी किसी भी आदमी की या किसी भी पर्सन की इग्नोर कर दी जाती है। तो क्वालिटी सबसे मेन होती है। आप यहाँ 4 मैनेजर काम कर रहे हैं, तो क्या सभी मैनेजर एक सा काम करेंगे? सभी मैनेजर एक सा काम नहीं कर सकते। उसके बावजूद हम उनकी चीजों को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटेंसी में केवल किस चीज को रिकॉर्ड करा जाता है? मॉनिटरी टर्म्स की अमाउंट, यानी कि वो चीजें जो आप टर्म्स ऑफ मनी में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल। इग्नोर हो जाता है हमारे अंदर, अगर सपोज कीजिए किसी भी तरह का कोई प्राइस चेंज होता है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो गए। जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट कंप्लीट हो गए तो आपके जितने भी डाटा थे वो किस चीज के अंदर थे? डॉलर्स के अंदर। आपने अपना सारा अकाउंट्स करा, आपकी परचेज भी हुई, आपकी सेल भी हुई। जब आपने परचेज सेल करी तो किसी और कंट्री के थ्रू आपका काम चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल यूएसए के थ्रू या लंदन या किसी के थ्रू चल रहा था। आपके सारे कंप्लीट हो गए काम, लेकिन आपने देखा कि क्योंकि आप जानते हैं कि टाइम टू टाइम रुपीज और डॉलर्स के अंदर अमाउंट है क्या होती रहती है, इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। तो डॉलर जो था वो अपनी जगह सेम था, लेकिन रुपीज की कीमत क्या हो गई? वो कम हो गई। अब डॉलर के हिसाब से आपका परचेज जो है अलग है, लेकिन अगर आप रुपीज के हिसाब से इसे कन्वर्ट करते हैं तो आपकी परचेज की अमाउंट कुछ और हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों में कोई चेंजेस आते हैं तो मैं उस चीज को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। मेरा अगर वर्क किस चीज में चल रहा है? डॉलर्स में, तो मैं अपनी सारी की सारी चीजें डॉलर्स में दिखाता हूँ। अगर मेरा रुपए का कोई इफेक्ट पड़ता है और मैं इसे रुपए में कन्वर्ट करता हूँ तो वो चीज फौरन बदल जाती है। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपका कोई कारोबार है जो रुपीज में चल रहा है और आप इसे अगर डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, तो रुपीज के हिसाब से डॉलर की कीमत में अगर फर्क आ जाता है तो आपका कारोबार फौरन चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले कभी क्या है कि अगर कोई प्राइस लेवल कम होता है तो हम उस चीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इस तरह से आपकी एक लिमिटेशन बैठती है। नेक्स्ट लिमिटेशन हमारी कहता है अकाउंटिंग में बी लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब अकाउंटेंसी जो होती है या अकाउंटेंसी का वर्क जो होता है, हम उसे कह सकते हैं कि हर अकाउंटेंट, जो भी अकाउंटेंट है या जो भी ऑनर्स है, वो चाहता है कि वो अपना बिजनेस अच्छे से अच्छा शो करे। हम कह सकते हैं शो द बेटर पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मैं अपने बिजनेस को बहुत अच्छा दिखाऊं जिससे मेरी गुडविल बढ़ जाए और मेरे ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर वैल्यू हो जाए, तो वो अपने बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बड़ा दिखाएगा, ज्यादा से ज्यादा बिल काटेगा और अच्छी से अच्छी बातें, अच्छी से अच्छी एसेट्स वैसेट्स लेगा और डेप्रिसिएशन कम से कम बिजनेस पर लगाएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होगा उसकी कीमतें बहुत कम हो रही हैं। लेकिन अगर कोई आदमी चाहता है कि उसका बिजनेस जो है क्या है वो कम दिखाया जाए ताकि वो अपने आप को इंस्टॉलमेंट दिखा दे, यानी कि वो अपना कारोबार को ये दिखाए कि मेरा कारोबार बहुत बेकार है, तो वो बिल कम काटेगा, डेप्रिसिएशन का रेट ज्यादा कर देगा। इस तरह से वो शो करता अलग पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। कोई आदमी है उसके पास पैसे की कमी है और वो अपने आप को बैंक करप्ट दिखाना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि पैसे दे, और वो बैंक का पैसा मारना चाहता है या लोन का पैसा मारना चाहता है या जिन आदमियों से उसने पैसा लिया उनके पैसों को वो मारना चाहता है। तो वो अपनी फर्म को दिखाएगा कम से कम, बहुत कम प्रॉफिट में, या वो अपनी कंपनी को लॉस में भी दिखा सकता है। कब? जब वो ये चाहेगा कि मैं अपने आप को बैंक करप्ट घोषित कर दूं। तो इस कंडीशन के अंदर वो अपने बिजनेस को लोएस्ट पे लाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी जो है वो डिपेंड करती है किस पर? आपके बुक्स ऑफ अकाउंट पर। अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे हैं तो आप शो कर रहे हैं बेटर पोजीशन। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छे नहीं तो आप क्या करते हैं? बेटर पोजीशन शो नहीं करते। जिस तरह से कभी कभी जो है हम फेक चीजों को भी ले लेते हैं। ये फेक चीजें एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट होता तो नहीं, लेकिन हम उस प्रॉफिट को शो कर रहे होते हैं बिना बात में शो। तो हम ये दिखाते हैं, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे जाते हो कोई जीन्स लेने के लिए, वो आपके सामने जीन्स डालता, कहता ये इस कंपनी की जीन्स है, इसके अंदर लास्टिक भी है, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज है, इसका कलर फेड नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, 100 बातें बता देगा। जबकि उस कंपनी में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। आप उसे लेते हो, काम खत्म हो गया। इसी तरह बहुत सी कंपनियां जो है वो फेक एडवर्टाइजमेंट करती हैं, नई नई चीजों को दिखाती हैं अपनी सेल बढ़ाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता। बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये क्या चीज होती है? विंडो ड्रेसिंग, यानी कि डज नॉट गिव द ट्रू रिजल्ट। उससे आपका जो ना फेयर और ट्रू रिजल्ट बिजनेस का नहीं निकलता और आपका प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो है इसकी परफॉर्मेंस जो होगी आपकी क्या हो जाएगी? वो खराब होती है।